ऐसा ट्रांसफर स्टूडेंट जो हमेशा शांत रहता है, वह किसी से भी बात नहीं करता और वह ना किसी को अपना दोस्त बनाता है। बट एक दिन उस क्लास के बुली ने उस ट्रांसफर स्टूडेंट से पंगा ले लिया, जिसके बाद उस बुली के साथ क्या हुआ जानने के लिए लास्ट तक बने रहे। और जो भाई लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मैं हूं डेंजी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है साल 2017 गयोगीन के बाहरी तटीय शहर से। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बिल्ले को। पर एक सेकेंड, बिल्ले को मारो गोली। हम फोकस करते हैं अपने एक मेन कैरेक्टर पर जिसका नाम है जी जॉन। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो किसी से भी बात नहीं करता। बगल में ही दो लौंडे बात कर रहे होते और कहते हैं, वह आदमी अजीब है। वो पर क्यों? वह हमारी क्लास का एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन वह बोलता नहीं है। वह बोलता नहीं है? मैं इसे कैसे कहूँ? बात इससे भी आगे जाती है दोस्तों। ऐसा लगता है वह चुप है, जैसे गहरी खामोशी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इतना बस कहना ही था कि अचानक बगल से काफी रफ्तार में गाड़ी जा रही होती है। जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उस गाड़ी पे पड़ती है, वह अचानक गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी में बैठा ड्राइवर काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से ब्रेक मारता है और गाड़ी में बैठा ड्राइवर कहता है, अबे ये क्या बकवास है? अबे ओए साले, क्या तुझे लगता है कि तेरे पास कई जिंदगियां हैं? तू अचानक मेरे गाड़ी के सामने क्यों आ गया? हमारा एमसी ड्राइवर की तरफ देखता है और ड्राइवर अभी भी उसे डांट रहा होता है और वो बोलता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम मरना चाहते हो? यहीं पे दो लौंडे जो एमसी के बारे में बात कर रहे थे वो कहते हैं, वह अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसके पैर को देखो। हमारा एमसी इसलिए गाड़ी के सामने आता है क्योंकि वो इस बिल्ली को बचा पाए। तो वहाँ एक बिल्ली थी। तुम्हें क्या हो गया है बदमाश कहीं के? ये जो ड्राइवर है गाड़ी से उतरकर हमारे एमसी को कहते हैं, अबे ओए बच्चे, क्या तू बीमा धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? ये दोनों लौंडे हमारे एमसी की तरफ देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, वाह, ऐसी स्थिति में भी वह एक शब्द भी नहीं बोलता। हे किटी, मैंने कहा था ना, ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बीमारी हो गई हो जो बोलने पर उसकी जान लेती हो। वह हर समय चुप ही रहता है। जहाँ ये ड्राइवर हमारी एमसी को डांट रहा होता है, बगल से एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है, एक मिनट रुकिए। अरे क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ? ये लड़का अचानक मेरे कार के सामने आ गया। यह एक चाल है। ऐसा लगता है कि उसके पास इसका कारण है, लेकिन पहली बात की हमें माफ कर दीजिए। क्या आप प्लीज इसे जाने नहीं दे सकते? प्लीज बस एक बार अंकल जी। जी जॉन उस तरीके का बच्चा नहीं है। अच्छा, क्योंकि तुम माफी मांग रही हो तो अगली बार सावधान रहना। धन्यवाद। वाह, अंत में येना ने आकर इस समस्या को सुलझाने में इसकी मदद कर ही दी। वह 5th क्लास की रानी जो है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक ही क्लास के हैं। सच में उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। ठीक है ना किटी, बस इतना सुनना ही था कि हमारी प्यारी किटी इस बंदर को मारकर छुछुंदर बना देती है और ये हैरान होकर, अरे बाप रे ये क्या था, ऐसा बोल रहा होता है। और हमारी जो किटी है वह अचानक कूदकर एक लड़की के सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही ये लड़का इस लड़की को देखता है तो बैठ जाता है। और सच में यार, हमारी किटी ने तो इस बंदे का फेस ही बिगाड़ दिया। और वह उससे बोलता है, हाय हरिओम। पर यह लड़की इसे बहुत गुस्से भरे नजर से देख रही होती है और इसे गुड मॉर्निंग कहकर चलती बनती है। इन दोनों में से एक लौंडा बोलता है, उसे क्या हुआ था? उसके आसपास मुझे ठंडी ऑरा का आभास हो रहा था। क्या ये अट्रैक्टिव नहीं है? अगर क्लास 5 की येना है तो हमारी क्लास की हरिओम है। अट्रैक्टिव? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। क्योंकि वो शर्मीली हरिओम है। क्या मुझे कहना चाहिए कि वो ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि वो इंट्रोवर्ट एंड जेंटल है? क्या वो भी बात नहीं करती? तो फाइनली दोस्तों हमें पता चलता है कि इस बंदर का नाम एंगू है और इसका दोस्त कहता है, एंगू बस खून पूछ दो। तो हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं। मतलब इन लोगों का एक ही स्कूल है बट ये वही जा रहे होते हैं। हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जिसमें आपस में सारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है, क्या आपने वो देखा? ये बहुत बढ़िया है ना? हाँ, मुझे हंसाओ मत।
और हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप बैठा हुआ होता है और इन सभी की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने दो लड़कियां बैठी होती हैं। भाई देख रहे हो हमारी मेन कैरेक्टर की मौज। जिस लड़की ने उसे बचाया था हमारे मेन कैरेक्टर को उस अंकल से, वही कह रही होती है आज भी मेडिटेशन का समय है। वहीं पे बगल वाली लड़की कहती है ओह ये तो कितना चित्रमय रचना जैसा लग रहा है। आपको आए यहाँ पर 1 महीना हो गया है और आप हर रोज एक ही तरह की मेडिटेशन कर रहे हो। बहुत खूब। मैंने इस याद में एक फोटो क्लिक की है, अगर आपको वो पसंद आए तो आप रख सकते हो या डिलीट कर सकते हो। वह कहती है कि अगर आपको ये फोटो पसंद आए तो इसे डिलीट कर देना, इसमें हिचकिचाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचना कि मैंने आपकी मदद की थी, आपने मुझे बस अनुमति दी थी। थैंक्स जी जॉन। तो भाई लोग मैं आप सभी से एक सवाल पूछने वाला हूँ कि जहाँ पूरी क्लास भरी पड़ी हो, सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हो, वहाँ पे ये बंदा मेडिटेशन कैसे कर पा रहा है? तो इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताना जरूर। तो वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर दरवाजा धड़ाम से खुलता है और हम देखते हैं एक बुली को जिसका नाम है सियो तास्कू, जो क्लास 5 का बुली है। और सारे बच्चे इसे हैरान होकर देख रहे होते हैं और ये बंदा क्लास में एंटर होकर इधर उधर देखने लगता है और देखता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जहाँ 2 लड़कियां बैठी हुई रहती हैं। और वो कहती है कि मुझे कटाक में तस्वीर भेज देना आराम से, और दूसरी लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगी। और भाई लोग मैं आप सभी को बता दूं कि कटाक कोई एप्लीकेशन है जिसमें फोटो और वीडियो सेंड होती है। और बुली वहां जाता है और हमारे एमसी के कंधे पर अपना एल्बो रखकर बोलता है कि यहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है ना? जीजन तुम्हारे आसपास सिर्फ लड़कियां ही क्यों चिपकी रहती हैं? क्या तुम भी लड़की जैसी दिखती हो? और ये बुली हमारे एमसी का हाथ उठाकर अपने गालों की तरफ रखता है और बोलता है ये तो बिल्कुल लड़कियों की जैसा हाथ है, मुझे शायद तुमसे प्यार हो जाएगा क्योंकि ये बहुत मुलायम है। वहीं पे हमारा जी जॉन आराम से बैठा हुआ होता है, मतलब वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और वह बगल वाली लड़की कहती है बस करो ना, ये मजाक नहीं है। ये बुली लड़कियों को देखकर काफी हैरान रहता है और जाते हुए मतलब हमारे एमसी के सर पे सहलाते हुए जाते हुए कहता है क्योंकि वो प्यारा दिखता है इसलिए वो प्यारा है। बाय द वे ये ना मैंने तुमसे कल काइन कराओके रूम में आने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं आई? ये ना बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं जल्दी सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, क्या तुम समझ नहीं सकते? लेकिन फिर भी तुम्हें आना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बुलाया था और मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आज के दिन मत चुकना। और ये ना कहती है कि मैं देख लूंगी। और ये अपने सीट की तरफ बढ़ता है, वहाँ पे एक लड़का उसके ब्रेंच को पीछे करता है, फिर वो जाकर बैठ जाता है और पैर को ब्रेंच के ऊपर रख देता है। तो फाइनली सारे बच्चे बैठ जाते हैं और टीचर आकर सारे बच्चों को कहता है कि टीचर क्लास में एंटर हो जाते हैं और सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के ग्राउंड का सीन जहाँ पे सारे स्टूडेंट आपस में ही खेल रहे होते हैं। वहीं पे हमारा जी जॉन ग्राउंड के साइड में बैठा होता है और ये ना उसके पास आते हुए कहती है कितना थका देने वाला है, बहुत गर्मी है। इतना कह के वो उसके पास ही बैठ जाती है और हवा खाते हुए कहती है क्या तुम हॉट नहीं हो? क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? कितना ताजगी से भरा एहसास है ना? सच में तुम बिल्कुल बात नहीं करते। हमारा जीजन वहीं पे चुपचाप बैठा हुआ रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। और बगल में जो स्टूडेंट आपस में खेल रहे होते हैं वहीं पर येना का बॉयफ्रेंड सेओ टास्कू खेल रहा होता है और इन दोनों को देखकर इस बंदे की किलस जाती है। और ग्राउंड पे ही एक बंदा अपने टीममेट को बॉल देता है और वो बंदा लिटरली सियो टास्कू के फेस पर हिट करता है। और जब सियो टास्कू उल्टा घूमकर देखता है उसे तो उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है टक्सू मैं बस गेंद को दूसरी तरफ पास कर रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया। चिंता मत करो, ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैच को कंटिन्यू करो। बहुत बढ़िया, चलिए मैच को फिर से शुरू करते हैं। और भाई लोग ये जल्दी ही इसकी फील्डिंग सेट करने वाला है। हम देखते हैं यहीं पे हमारा जी जॉन अपना लंच रखकर यहाँ पर लेटा हुआ रहता है ब्रेंच पर और कुछ देर बाद अचानक धड़ाम से दरवाजा खुलता है और वही बंदा होता है जिसने टक्सू के फेस पर बॉल हिट किया था और वो उससे भागते हुए माफी मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था ना कि गलती से मैंने पास कर दिया। और लिटरली ये हरामखोर इस बंदे को दौड़ा रहा होता है टीमर लेकर और इसने तो आधा बाल काट ही दिया होता है, मतलब बीच से पूरा काट दिया होता है और कहता है मैंने कहा था ना
कि मैं तुम्हारा बाल अच्छे से काट दूंगा, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरा बाल मत काटो। अबे साले, क्या तुझे धप्पा होना है? क्या तू होश में आ गया? और ये बंदा गिड़गिड़ाता है, उसके सामने माफी मांगता है, फिर भी ये हरामखोर उसे माफ नहीं करता। और तभी उनके ग्रुप में से एक बंदा हमारे जीजोन को देख लेता है और वो कहता है, अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया, तुम्हें क्या हुआ है? क्या जीजोन, क्या तू यहाँ दोपहर में अकेले लंच कर रहा था? ये तो डरावना है। और ये हरामखोर उसके तरफ देखते हुए, मतलब अपने जीजोन की तरफ देखते हुए, इस बंदे का बाल काट देता है। क्या कला है, अब ये काफी बेहतर दिख रहा है। और उसके मुंडी को घुमाते हुए जीजोन से पूछता है, अब क्या सोचता है? और लिटरली भाई, इस बंदे की आंख से आंसू ही आ जाते हैं। इनके ग्रुप में से एक बंदा जीजोन को कहता है, अरे क्या तुम हंसने वाले नहीं हो? क्या तुम इसे भी बदसूरत कर सकते हो? क्या तुझे ये मेरा कला पसंद नहीं आया? यार तू बहुत नखरे वाला है। ये कहकर उसके पास चला जाता है और कहता है, एक अच्छी कृति बनाने के लिए मॉडल का होना जरूरी है, इसे दिखाने के लिए विजुअल भी शानदार होना चाहिए। और ये कहकर उसके मुंह के सामने आ जाता है, कहता है, बस तेरी तरह क्या मुझे एक शानदार कृति का निर्माण करना चाहिए? क्या तू नहीं चाहता? अगर तू ऐसा नहीं चाहता तो कह देना। क्या तू अभी भी बात नहीं करेगा? तो इसका मतलब है कि तुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुझे खूबसूरत बना दूंगा जीजोन, तुझे खुद को संभालना चाहिए। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि सीमा पार मत करो, ये संभव नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की तो लड़कियां हंगामा खड़ा कर देंगी। इतना कहकर ये चले जाते हैं और ये मतलब जो टकला हुआ है वो चुपचाप वहीं बैठा होता है और हमारा जीजन वहीं बैठकर इसे देख रहा होता है। और वो बंदा मतलब जो टकला हुआ रहता है वो अपने जेब में से फोन निकाल कर अपने फेस को देखता है और भाई लिटरली ये बंदा देखकर उसे मतलब आंखों से आंसू आ जाती हैं। और फिर ये जीजोन की तरफ देखता है और खड़ा होकर कहता है, हे जीजोन, तुम हंस क्यों नहीं रहे थे? सच बोलूं तो मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं है कि तुम हंस रहे थे या नहीं हंस रहे थे। जैसा कि उम्मीद था, तुम अलग हो, बाकी लापरवाह लोगों से अलग हो तुम। अगर मैं होता तो दिल खोल कर हंसता। थैंक्स जीजोन। इतना कहकर वो चला जाता है और हम देखते हैं शाम का टाइम और अचानक मौसम खराब होता है और बारिश होने लगती है। कुछ लौंडे बोल रहे होते हैं कि अचानक बारिश क्यों होने लगी, मैं तो छाता भी नहीं लाई। बारिश जब स्टार्ट होती है तो कुछ लौंडे ऐसे ही भाग रहे होते हैं बिना छाते का, जिसके पास छाता होता है वो आराम से जा रहा होता है। वहीं पे अचानक से हरिओम देखती है हमारे जीजोन को। वो जीजोन की तरफ देख रही होती है और जीजोन बारिश में भीगते हुए जा रहा होता है। मतलब एंगू जीजोन को बुला रहा होता है और उसके पास आकर कहता है, टात्सू तुमसे मिलने को कह रहा है, हमारे बात का बुरा मत मानना पर प्लीज चलो मेरे साथ। ये दोनों छपड़ी जीजोन को ले जाते हैं टक्सू के पास। ये सारे लौंडे बैठे होते हैं एक बिल्डिंग मतलब सुनसान बिल्डिंग के पास और यहीं पे येना मतलब सीओ टाक्सू की गर्लफ्रेंड येना भी होती है। हमारा मजेदार व्यक्ति यहाँ है। ओह, बारिश में भीगने के बाद भी तुम अभी भी बहुत हैंडसम हो। तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। तुम जीजोन को क्यों यहाँ लाए हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस कुछ जांचने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जीजोन, क्या तुमने यह देखा? ये न कि होम पेज पर तुम्हारी तस्वीर आखिर क्यों है? हमारा जीजोन उस तस्वीर को देख रहा होता है और ये बुली मुझे नहीं पता कि मैं इस समय तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ कि लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मैंने तुमसे कहा था इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माहौल अच्छा लग रहा है। अबे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू कह रही है कि बस इतना ही था? जीजोन जल्दी निकलो क्योंकि इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। कल स्कूल में मिलते हैं। जल्दी करो और जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि सारी औरत उस कमीने का साथ दे रही हैं? हाँ, ओह, तो खुलेआम उससे फ्लर्ट भी कर रही हो। बस करो निकम्मे, कमीने, हद पार करना बंद करो। इतना बस कहना ही था कि ये हरामजादा इस लड़की को एक घींच कर रैपेट मार देता है। यह रैपेट खाने के बाद यह जमीन पे गिर जाती है और इसके मुंह से खून निकलता है और वहीं पे जीजोन हमारा खड़ा होकर बस चुपचाप देख रहा होता है।
हमारा एमसी भी खुद हैरान रहता है कि इस हरामजादे ने एक लड़की पर हाथ उठाया और ये हरामजादा कहता है, अबे कुतिया साली, तू अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसका साथ दे रही है? लगता है वो कमीनी तुझे पसंद कर रही है ना? हाँ, क्या तुझे पहले से ही पता था? तेरा क्या ख्याल है, क्या तू भी उसमें दिलचस्पी रखता है? बता मुझे। सच कहूँ तो ये ना खूबसूरत है, हालांकि वो काफी गुस्सैल है। अगर तू मुझे ईमानदारी से बताएगा तो मैं तुझे उसे दे दूंगा। क्या बोलता है? मैं तुझे उससे मस्ती भी करने दूंगा। साले बता मुझे, तो भी उसे पसंद करता था है ना? साले बता मुझे। दोस्त, कोई ऐसी लड़कियां जो दूसरी लड़कियों के साथ शराब की पार्टी में आयोजित करती हों। मैंने तो इसके लिए पहले ही माफी मांग ली थी। मेरे बड़े भाइयों ने मेरे लिए यह सब किया था, तो मैं इसे यूं ही कैसे छोड़ सकता हूँ? तू मेरे बर्तन बनाने के लायक नहीं है। तू पहले ही बाहर निकल चुका है। बस इतना कहना ही था कि यह हरामजादा इस लड़की के अपनी गर्लफ्रेंड के पेट में लात मार देता है और ये देखकर हमारा जीजन काफी हिल जाता है। फिर यह लड़की इसकी तरफ देखती है और वो कहती है, लेकिन तुम्हारे लिए सचमुच अंत है ना? तुम्हारे साथ डेटिंग करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो कमीनी कुतिया, तुझे इसे खत्म करने की इजाजत किसने दी? क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे जाने दूंगा? बिल्कुल सही, मारो मुझे, मार डालो। आज ही इसका निपटान करते हैं। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा साली कुतिया। और ये हमारी येना को मारने के लिए जाता है, तभी हमारा जीजॉन मतलब एमसी इसे रोक लेता है और ये हरामखोर कहता है, अरे यार तो ये क्या कर रहा है? जीजॉन, मुझे मत बताओ, पर क्या तू भी उसे पसंद करता है? बुली जीजॉन की तरफ एक पंच थ्रो करता है और जीजॉन को जाकर लग जाता है। जीजॉन थोड़ा पीछे होता है और इसी मूवमेंट के बाद से गाइस एक लड़की का फ्लैशबैक आता है, बस इसी मूवमेंट के बाद से, और वो कहती है कि अपनी इंद्रियों को जगाओ जीजॉन, और भाई तुम इसकी आंखों में वो चमक देख सकते हो। जीजॉन अपने आप को किसी भी तरह करके संभाल लेता है और वो खड़ा रहता है और ये बुली फिर एक पंच थ्रो करता है जो जीजॉन के सीधा चेस्ट पर लगती है। जीजॉन वहां से कहीं नहीं हिलता और जब ये बुली के आंखों में देखता है तो बुली की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, इस कमीने के साथ हो क्या रहा है? जाकर मर जा कमीने। इसके बाद से जीजॉन इसके फेस पर एक पंच मारता है जिससे इस कमीने के 32 दांत हिल जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है और सारे आसपास के जो लड़के रहते हैं मतलब जो बुली के साथ रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये हो कैसे गया, और येना भी देखकर हैरान रहती है। और बुली कहता है, अरे यार ये क्या था? तभी जीजॉन उसके फेस पर एक लात मार देता है जिससे अगल बगल के लड़के शॉक हो जाते हैं और उसे गाली देते हैं, अबे ओए कमीने। ये सारे मिलकर जीजॉन को मारने के लिए आ रहे होते हैं, बट हमारा जीजॉन इनका कुत्ता बना देता है। पर उसी में से एक लौंडा बैट लेकर मतलब रॉड लेकर जीजॉन के पीछे से हमला करता है, बट जीजॉन हमारा एमसी उसे बैक किक मारता है। पता नहीं इसका मतलब मैंने सही बताया कि नहीं कि वो जो किक मारा है, बट उसको जब ये किक पड़ता है तो भाई वहीं पे लिपट जाता है। बट वही टेंगू उसे देखकर काफी हैरान रहता है और ये बुली कहता है मतलब सीओ टाक्सकू कहता है कि जीजॉन आखिर तुम हो कौन? जाहिर सी बात है कि अगर कोई लड़का शांत है मतलब वो किसी से बात भी नहीं करता, वो अचानक से सबको पीटने लगे तो कोई भी हैरान हो ही जाएगा। और हमारा एमसी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके बाद से जो वो करता है भाई पंच ही पंच उसके मुंह पे बरसा देता है और उसका फेस खूनम खून हो जाता है। वहीं पे येना उसे आती है रोकने के लिए और कहती है, एक सेकंड जीजॉन, बस करो जीजॉन। ये सुनकर जीजॉन रुक जाता है, बट ये माहौल देख लो भाई, इस मूवमेंट के बाद भाई हमारा जीजॉन कुछ नहीं बोलता। वहीं पे येना उसे देख रही होती है, बट हमारा जीजॉन अपना बैग उठाता है और चुपचाप चला जाता है। येना उसे देखती है और वो कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है?
जीजॉन उससे कुछ नहीं कहता और वो चला जाता है। हम देखते हैं कि अहरियुम जीजॉन की तरफ देख रही होती है, तभी दो लड़के आते हैं, मतलब एंगू और उसके दोस्त आता है और वो जीजॉन से कहते हैं, टास्को तुम्हें बुला रहा है, मेरे पीछे आओ। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे टास्को नाराज हो गया हो? वह सच में बहुत गुस्से में लग रहा था। तुम्हें उससे देखते ही माफी मांग लेनी चाहिए। उससे बचने के लिए बस एक यही तरीका है। यह सारी बातें अहरियुम सुन रही होती है और वो डरते हुए इन लोगों के पीछे जाती है। वह एक दीवार से छुपकर देख रही होती है और वो नज़ारा देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। वहाँ पे वह देखती है कि हमारे जीजॉन ने येना के बॉयफ्रेंड यानी सियो टास्कू और उसके चेले चपाटे को अच्छे से कूट रहा होता है और यह चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो, अब जाने दो। इन सभी को पीट पाट कर हमारा जीजॉन जा रहा होता है, तभी अहरियुम और जीजॉन की नजर मिलती है। अहरियुम डरते हुए जीजॉन की तरफ छाता करती है, बट हमारा जीजॉन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने जिस स्टोरी को देखा है वो अहरियुम के नजरिए से थी। इस स्टोरी को हमने फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सेकेंड में कवर किया है। अगर आपको जानना है कि चैप्टर फर्स्ट में क्या हुआ था तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, टाक्सू और उसके साथी आज यहाँ नहीं हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं मौज मस्ती कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। क्या चल रहा है और जीजॉन कहाँ गया? बगल में ही येना और उसकी दोस्त बैठी होती हैं और वो आपस में बात करती हैं और कहती हैं, उफ, जीजॉन के बिना यहाँ अधूरा लग रहा है ना? कुछ हुआ क्या जीजॉन? हम देखते हैं कि ये हरामखोर कुछ लौंडों के पास आया होता है और उनमें से एक लौंडा कहता है, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए थे क्योंकि मैं टक्सू के साथ बाहर जाकर शराब पी रहा था और मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन तू मुझे बता रहा था कि अभी वो अस्पताल में है। क्या इसका कोई मतलब बनता है? इस समय टक्सू की हालत कैसी है? उसके चेहरे की बुरी तरह से हड्डी टूट चुकी है, इसलिए मुझे बताया गया था कि उसे कुछ समय तक अस्पताल में ही रहना होगा। उसने मुझे वहां ना जाने के लिए कहा क्योंकि यह शर्मनाक है। कितने लोगों की पिटाई हुई? 4। टक्सू शारीरिक बनावट के मामले में पीछे रहने वालों में से नहीं है। आखिर ये किसने किया? तो फाइनली भाई लोग हमें दिखाया जाता है इस बंदे का फेस, जिसका नाम होता है कांग डोइंग, जो डेसुंग इंडस्ट्रियल हाई स्कूल में पढ़ता है। फिर एंगू कहता है, उसका नाम जीजॉन है। वह एक रहस्यमय लड़का था। वह एक साधारण स्टूडेंट है। वह ज्यादा बोलता नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। क्या तू मुझे बता रहा है कि 4 लोगों को किसी अनजान व्यक्ति ने मारा और हरा भी दिया? बेहद शर्मनाक है। और ये मोटा इसकी गर्दन पकड़ के उठा देता है और कहता है, अबे साले, तो तू ठीक कैसे है? क्या तू चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ था? ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि 5 लोग उसके लिए काफी है, इसलिए मैं उन लोगों के बीच नहीं गया। क्या ये थोड़ा ज्यादा ही सस्ता नहीं है? आज ही घंटा मेरा। यह कहकर एंगू को उठाकर फेंक देता है। तो फिर इन सभी का लीडर कहता है, तो वह कमीना किस स्कूल से आया है? हाँ, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। वह एक शब्द भी नहीं बोलता। ऐसा लगता है जैसे वो गूंगा है। फिर ये मोटू भाई इसके गुद्दी पर रैपट मारते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। माफ कर दो। वह कैसा दिखता है? कुछ ऐसा बता जिससे उसे देखकर पहचाना जा सके। हालांकि मैं मानना नहीं चाहता कि वह इतना खूबसूरत है कि लड़कियां उसके पीछे दीवानी हैं। दुबला पतला और कुछ मॉडल जैसा शायद, और वो देखने में भी किसी अमीर परिवार का लगता है। उसमें एक अनोखा आकर्षण है। क्या तू उस पे फिदा हो गया है पागल साले? तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? यह कहकर उस पे रैप्टा बजा देता है और इसका लीडर कहता है, एक रहस्यमय और शांत स्वभाव का लड़का, मेरा नाम जीजॉन है। अट्रैक्टिव और शांत स्वभाव का है ना? यह एक दुर्लभ वस्तु की तरह है। मुझे वह चाहिए। लालत है इन कमीनों पर। इन लोगों की बातें खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है अगले सुबह का दिन। तो भाई लोग, हमारा जीजॉन स्कूल आता है और अपने लॉकर की तरफ जा रहा होता है।
हम देखते हैं कि ये हरामखोर एंगू जीजॉन को छुपकर देख रहा होता है। तभी एंगू को डेसुंग की बातें याद आती हैं और डेसुंग कहता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जांच कर। मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या तू नहीं चाहता? नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल करूँगा मैं। ये सारी बातें सोचकर एंगू रो रहा होता है और वो कहता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फिर हमारा जीजॉन उस लॉकर को खोलता है, मतलब अपने लॉकर को खोलता है और वहाँ पे देखता है कि एक फोन रखा गया है। फिर फोन को उठाता है और देखता है कि उसमें कुछ मैसेज आए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि भाई बधाई हो, आपको एक मुफ्त फोन मिला है। और आगे लिखा होता है कि यह एक पुराना फोन है लेकिन आप फिर भी एक्स टाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आपकी हर चीज सुनेंगे और जल्दी उत्तर दीजिए। ये सारे मैसेज जीजॉन पढ़ रहा होता है और वो इधर उधर देखने लगता है और यहीं पे एंगू छुप कर जीजॉन को देख रहा होता है। और जैसे ही जीजॉन इधर उधर देखता है मैसेज पढ़कर कि आखिर कौन है जो मैसेज कर रहा है मुझे, तो एंगू को लगता है कि शायद जीजॉन ने मुझे देख लिया। जैसे ही जीजॉन फेस दूसरी तरफ करता है तभी एक लड़की छुपती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, मतलब उसका फेस अभी नहीं दिखाया जाता है, फिर भी आप समझ जाओ कि वो लड़की कौन है। वो थोड़ा शर्मा रही होती है। फिर ये हरामखोर एंगू जीजॉन को देखने लगता है और एंगू कहता है कि ये कर क्या रहा है। हमारा जीजॉन लॉकर के ऊपर फोन रख देता है और चुपचाप चला जाता है। तभी एंगू फटाक से आता है और जीजॉन ने जहाँ फोन रखा था उसे उठा लेता है और वो कहता है कि ये बहुत ओल्ड मॉडल है, इस पर लॉक भी नहीं है। तभी वही लड़की आती है जो थोड़ी देर पहले छुपी होती है और वो एंगू को जोर से धक्का मारकर फोन लेकर उसके हाथ से भाग जाती है और एंगू बेचारा लॉकर में चिपक जाता है। और ये हरामखोर एंगू कहता है, ये क्या था? अरे यहीं रुक जाओ। अबे वो कमीनी, आजकल हालात इतने खराब क्यों हैं? तभी हमें दिखाया जाता है येना और उसकी सहेली कॉरिडोर में चलती हुई जा रही होती हैं और येना की सहेली कहती है, मेरी आंटी की पूडल ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बहुत प्यारा है। मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं करने देंगे। नहीं, ये ना, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम फिर से खोई खोई सी लग रही हो। तभी येना कहती है, नहीं, मैं सुन रही हूँ। झूठ, तुम फिर से जीजॉन के बारे में सोच रही हो, है ना? तुम्हें चिंता है कि कहीं वो आज भी ना आए। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। येना की दोस्त अचानक से देखती है जीजॉन को और वो कहती है, अरे ये तो जीजॉन है। और फिर येना कहती है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और तभी येना की नजर जीजॉन पे पड़ती है और उसे देखकर येना थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर येना कहती है, यूरी एक सेकेंड। और येना के पास जितने भी चार्ट पेपर होते हैं वो यूरी को दे देती है और यूरी कहती है, तुम्हारी नजर में सिर्फ जीजॉन ही है ना? और दौड़ते हुए जाकर जीजॉन को गले लगा लेती है। यह देख के यूरी शॉक हो जाती है और येना कहती है, जीजॉन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे बचा लिया जीजॉन, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। थैंक्स। बट हमारा जीजॉन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और यहीं पे एंगू छुप कर ये सब देख रहा होता है और वो लिटरली सच में कहता है कि लड़कियाँ उसे वाकई बहुत पसंद करती हैं। भाई ये हरामखोर उसे छुप कर देख भी रहा होता है और जल भी रहा होता है अंदर ही अंदर। और लिटरली भाई लोग ये हरामखोर अपने फोन में ये सारी चीजें नोट कर रहा होता है और इसने लिखा होता है जीजॉन्स बैकग्राउंड, ही लेट टू स्कूल, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक हिम, ही स्टिल डोंट टॉक। लिटरली भाई लोग हद होती है, पर इस साले को स्पाई बनना चाहिए। हम देखते हैं कि शाम हो गया होता है और सारे लौंडे आपस में बात करते हुए घर जा रहे होता है और हमारा जीजॉन चुपचाप अकेले जा रहा होता है। तभी एक लौंडा बाइक पर बैठे हुए जीजॉन की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या? मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन मैं एक ही नजर में बता सकता हूँ, वो सच में सबसे अलग दिखता है, ये साला। तभी ये बंदा अपने साथी को इशारा करता है और ये दोनों बाइक लेकर जीजॉन के पीछे चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं बाइक लेकर। और वहीं पे जीजॉन हमारा चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है और उन्हीं में से एक लड़का जो चश्मा पहना होता है वो कहता है जीजॉन को, तुम जीजॉन हो, है ना? हमारा जीजॉन उसकी तरफ देखता है और ये हरामखोर कहता है, मुझे लगता है मैं सही हूँ क्योंकि तुम ही जीजॉन हो, अभी तक तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्हीं में से एक लौंडा कहता है कि मिलकर रहना। हम लोग देखते हैं कि दो लौंडे जीजॉन के चारों तरफ बाइक लेकर गोल गोल घूम रहे होते हैं और उन्हीं में से एक लौंडा कहता है,
अरे क्या तुमने डेसुंग इंडस्ट्रियल हाई स्कूल के कांग डोइल के बारे में सुना है? वह एक खिलाड़ी है जो दूसरे वर्ष में आते ही हमारे स्कूल के टॉप 3 में शामिल हो गया। डेसुंग शहर में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कांग डोइल को ना जानता हो। हमारा स्कूल तुम्हारे बैकडोंग हाई स्कूल से बिल्कुल उलट स्तर पे है, जो हारे हुए लोगों को उठाता है। कांग डोइल तुमसे मिलना चाहता है, तो जल्दी करो और शामिल हो जाओ। अरे डरो मत, तुम मरोगे नहीं, क्योंकि हम तुम्हें सिर्फ बुला रहे हैं। अबे तू बहरा है? उसने कहा चलो हमारे साथ। हमारा जीजॉन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप आगे जा रहा होता है। तभी ये चाराको वाला उसके बैग को पकड़ लेता है और कहता है, ये कमीना कितना जिद्दी है, क्या तू तभी चलेगा जब हम तुम्हारी टांगे तोड़ दे? जब तक हम अच्छे बने हुए हैं तब तक निकल जाओ कमीने। तभी हमारा जीजॉन बैग को छोड़ देता है और ये दोनों हरामखोर कहते हैं, ये हरामखोर, धात तेरी की, लगता है शब्द काफी नहीं होंगे। अरे उसे पकड़ो, धात तेरी की, अब तू गया। हमारा जीजॉन एक गली में चला जाता है और यहीं पे एक चाराको वाला कहता है, हद है यार, बस तू एक बार पकड़ा जा। हट जाओ रास्ते से पागल। जीजॉन सीढ़ियों पे जा रहा होता है और ये हरामखोर पीछे से बाइक लेकर सीढ़ियों पे चढ़ाते हुए जीजॉन के पास जा रहा होता है। तभी हमारा जीजॉन वहीं पे खड़ा हो जाता है और वहाँ पे होता है एक कचरे का थैला, या फिर मैं कहूँ कि एक बैग होता है। उस बैग को उठाता है और घुमा के एक लात मारता है। वह बैग सीधा जाकर इस हरामखोर के फेस पे लगता है और वो बाइक लेकर अपने दोस्त के शरीर पे गिर जाता है। और ये दोनों सीढ़ियों से ढिमलाते हुए जा रहे होते हैं नीचे, और ये कहता है, अरे पकड़ो उसे, क्या तुम ठीक हो? ये दोनों दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि जीजॉन वहाँ पे तो है ही नहीं। ये चाराको वाला कहता है कि धातेरी की, वो कहाँ चला गया? दूसरी गली में देख उसे। दूसरी गली में जीजॉन जा रहा होता है। तभी ये देख लेते हैं और कहते हैं, जब हम तुझे पकड़ेंगे तब देखना कमीने। दाद तेरी की, वो फिर गायब हो गया। यहाँ की गलियों का क्या चक्कर है? हम देखते हैं कि जीजॉन भाग रहा होता है। बट भाई लोग, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जीजॉन नहीं होता, पर इन्हें लगता है कि ये जीजॉन है। और उन्हीं में से एक लौंडा कहता है, पकड़ लिया कमीने। ये दोनों दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं कि अब तू मरेगा साले। पर देखते हैं कि जीजॉन है ही नहीं। वहाँ पे कोई दूसरा लौंडा होता है जिसका हेयर का कलर जीजॉन की तरह होता है, और वो कहता है, ये सब क्या है? अरे ये कौन है और जीजॉन को क्या हुआ? उफ, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतना कहकर ये हरामखोर उस बंदे के फेस पर एक पंच मार देता है और कहता है, तुम वहाँ से बाहर क्यों आए कमीने? बस इंतजार करो, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा कमीने। हम देखते हैं इन दोनों के पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर जीजॉन वहीं पे खड़ा हुआ होता है और इन दोनों को देख रहा होता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शाम का वक्त होता है और ये दोनों छपरी पहुंचते हैं अपने बॉस के अड्डे पर, और इनका बॉस कहता है, यह सोचकर हैरानी हो रही है कि वो मेरे बुलावे को इस तरह ठुकरा देगा। वो साला हरामखोर, हम उसे लगभग पकड़ ही चुके थे बॉस। अब तुम दोनों मिलकर एक कमीने को यहाँ पे नहीं ला सके सालो। इतना कहकर इन दोनों पे लाते बजा देता है और ये कुछ दूर जाकर गिरते हैं। और इन्हीं में से एक मार्क्स वाला बंदा कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक भूल भुलैया जैसे गली में फंस गया था। बहाने बना रहा है साले। इन्हीं में से इनका बॉस कहता है, मुझे उसका बेसब्री से इंतजार होने लगा है। ओह सेंगमीन, क्या तुझे उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने उसके बारे में जानकारी जुटाई है, लेकिन तो देखो भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी जानकारी के बारे में बात कर रहा है। जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर को देखा है उन्हें पता होगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। बट जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये बंदा किस जानकारी के बारे में बात कर रहा है। ये दिन भर जीजॉन का पीछा करता है और ये अपने नोटबुक में लिखता है, मतलब अपने फोन की नोट में लिखता है कि ये जो बंदा है जीजॉन नाम का, वो बोलता नहीं है, वो हमेशा स्कूल लेट आता है और इसके पीछे लड़कियां पड़ी रहती हैं। और भाई लोग, मैंने इसीलिए तो कहा था सेकंड चैप्टर में कि इस हरामखोर को स्पाई बनना चाहिए। ये सारा लिखा पढ़कर इस बंदे का दिमाग खराब हो जाता और ये कहता है,
अबे क्या तू इसे उसकी छानबीन करना कहता है? हाँ, ये साला, और ये भी उस पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में ये दोनों छपरी होते हैं, और ये अपने मन में सोचता है कि धिक्कार है भाई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तुम निकम्मे लोग, अच्छे से करो। उसे जाने दो, लेकिन स्कूल के बाद उसे पीछे वाले गेट तक ले जाना होगा। तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, है ना? बेसिक, तुम जिम्मेदारी संभालो और उसे यहाँ तक लाओ। मैं कल उससे जरूर मिलना चाहता हूँ। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और यहीं पे एंगू सोच रहा होता है कि आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होना था, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ। उसके अगले सुबह ये जूस ले जा रहा होता है और इसका दोस्त कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदा। अबे चलना, मैं तुम्हें ये ड्रिंक क्यों खरीद के दूंगा? क्या तो फिर ये किसके लिए है? और अचानक इसकी नजर जीजॉन पे पड़ती है और ये जीजॉन के पीछे जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर कहता है, हे गुड मॉर्निंग जीजॉन, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये लो पियो। जीजॉन उसे घूर के देखता है और ये थोड़ा घबरा जाता है और फिर ये कहता है, तुम यहाँ कुछ गलत समझ रहे हो, मैं टक्सू के आदमियों में से नहीं हूँ, मैं किसी न किसी तरह बस उससे जुड़ गया था, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ आपको धन्यवाद देने और साथ ही गलतफहमी को दूर करने के लिए। उस दिन सचमुच ताजगी का एहसास हुआ। उस कमीने टक्सू को बिना कुछ बोले पीटता हुआ देखकर एक तरह से ताजगी से भरा अनुभव था, मानो इतने लंबे समय तक कब्ज में रहने के बाद शौच करने का मौका मिला हो। तो आओ यहाँ साथ में पीते हैं। वो अकड़ू कमीना, यह उतना आसान नहीं होने वाला जितना मैंने सोचा था। आखिर मैं उसे स्कूल के बाद पीछे वाले गेट से अंदर जाने के लिए कैसे मनाऊं? तभी इसको मोटू भाई का याद आता है और वो कहते हैं, गड़बड़ मत करना। हमें दिखाया जाता है अगले सुबह का दिन, जहाँ पे जीजॉन हेड डाउन करके अपने ब्रेंच पे बैठा हुआ होता है और अगल बगल के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, आज के मेनू में क्या होगा? हम देखते हैं कि कुछ देर बाद सारे बच्चे चले गए होते हैं लंच करने के लिए, बट हमारा जीजॉन वहीं पे हेड डाउन किया होता है और वो धीरे से उठता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये छपरी देख रहा है, मतलब इसे स्टॉक कर रहा है। यह हरामखोर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो अपना लंच खुद लेकर आया है? इसीलिए तो मैंने उसे कैफेटेरिया में नहीं देखा। और हमारा जीजॉन छत पर जाता है और वहाँ पे टेबल पे होता है एक फोन। उस फोन पर मैसेज आ रहा होता है और उस मैसेज को भेज रही होती है आर्यम। तो फाइनली गर्ल्स हमें पता चलता है कि यह आर्यम ही होती है जो इतने लंबे टाइम से जीजॉन को देख रही होती है, मतलब स्टॉक कर रही होती है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था कि जीजॉन के लॉकर में आर्यम ने अपना फोन रखा था उससे बातें करने के लिए। अगर आपको जानना है कि पिछले चैप्टरों में क्या हुआ था तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि आर्यम थोड़ा शर्मा रही होती है और जीजॉन फोन को उठाता है और उसके मैसेजेस को पढ़ने लगता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि उस मैसेज में क्या लिखा है। तुम यहाँ छत पर अकेले ही खाना खाते हो ना, मैंने तुम्हें कभी कभी छत पर देखा था और मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ। यही सब बातें रहती हैं जो आर्यम ने मैसेज किया होता है। फिर हमारा जीजॉन इधर उधर देखने लगता है, तभी मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे जस्ट पीछे ही हूँ। और जीजॉन पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पे एक लड़की का हाथ दिखता है और जीजॉन को नहीं पता होता है कि यह आर्यम है। और फिर मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए अभी भी लोगों से मिलना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि तुम बिल्कुल बात नहीं करते। और दोस्तों मैंने आप सभी को गलती से बता दिया था जीजॉन का मैसेज आर्यम के नजरिए से, बट जीजॉन ने इसमें पूछा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर जीजॉन लिखता है कि सच कहूँ तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। फिर आर्यम मैसेज करती है और उसमें पूछती है कि तुम आखिर बात क्यों नहीं करते। बट जीजॉन जैसे ही मैसेज करने वाला होता है कोई उसे बुलाता है, जीजॉन का है क्या, और वो होता है ये हरामखोर एंगू। दरवाजा खोलता है और वो कहता है, वाह क्या संजोग है, हम फिर मिल रहे हैं, है ना जीजॉन? हे मैं यहाँ लंच करने आया हूँ, क्या तुम यहाँ अकेले खाना खा रहे हो? बहुत बढ़िया, चलो साथ में खाते हैं, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जीजॉन हमारा कुछ भी नहीं बोलता और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। और वहीं पे आर्यम उसे देख रही होती है, जीजॉन और एंगू को। हम देखते हैं कि एंगू और जीजॉन खाना खा रहे होते हैं और फिर अचानक एंगू रोने लगता है और वो कहता है, जीजॉन असल में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, इसीलिए मैं टक्सू जैसे लड़कों के साथ रहा करता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अकेला रह जाऊं। हम ऐसा क्यों नहीं करते
क्या बाहरी होने के नाते हम एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं? हमारा जीजॉन कुछ भी नहीं बोलता और यहीं पे ये हरामखोर एंगू अपने मन में सोच रहा होता है, धात तेरी की, क्या ये काम नहीं कर रहा? इस्तेमाल किए हुए सामान के नाम पर ठगे जाने के बारे में सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। हमारा जीजॉन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जा रहा होता है उठकर। तभी ये हरामखोर एंगू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जीजॉन हम ऐसा करेंगे, दोस्त बनो, ठीक है ना? जीजॉन उससे हाथ छुड़वाता है और चुपचाप चला जाता है। बट ये हरामखोर वहीं बैठा रहता है और उसे गाली दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। टीचर अपना क्लास पढ़ा कर जा रहे होते हैं, बट ये हरामखोर एंगू अपने फोन में देख रहा होता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? उसके फोन में मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है कि तुम कर क्या रहे हो, उस बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आ रहे। एंगू भागते हुए जा रहा होता है और कहता है, हाँ, नहीं, मेरे पास अभी मौका है। सबसे पहले मुझे उसके पास जाना होगा। क्या कहीं वो वापस घर तो नहीं जा रहा? अरे यार, अंदर कोई नहीं है। हम देखते हैं कि जीजॉन खिड़की के पास बैठा हुआ होता है और ये हरामखोर एंगू सोच रहा होता है, यह क्या है? वहाँ पे वो अकेले क्या कर रहा है? उसे इसी हालत में घर लौटना पड़ेगा। फिर एंगू के फोन पर मैसेज आता है और वो देखता है, उसमें लिखा रहता है कि मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा कमीने? फिर वो जाता है एंगू के पास और कहता है, जी जॉन, तुम अभी तक गए नहीं हो? दरअसल मैंने अपनी माँ को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे एक दोस्त मिल गया है। वह इससे बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे तुमसे थोड़ी देर के लिए यहाँ लाने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। वह बाजार में काम करती हैं। यह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। माफ करना, क्या मैंने तुमसे ज्यादा ही कह दिया? फिर भी क्या तुम एक पल के लिए भी उनके सामने आ सकते हो? वो तुमसे मिलना चाहती हैं। ये हरामखोर एंगू अपने मन में सोच रहा होता है, एक इंसान होने के नाते जब मेरी माँ जिद करती हैं, आपको मना नहीं करना चाहिए। अरे बस एक पल के लिए, क्या हम दोस्त नहीं हैं? ये हरामखोर एंगू जीजॉन को बहला फुसला कर स्कूल के पीछे वाले गेट की तरफ लाता है। ये दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं और एंगू सोच रहा होता है अपने मन में कि मुझे माफ करना जीजॉन, अगर आप इस इलाके में भोले भाले हैं तो टिक नहीं पाएंगे। हम देखते हैं ये दोनों चुपचाप जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे मोटू भाई इन दोनों को देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं और इनके पास आते हैं, मतलब जीजॉन के पास आते हैं और उसे धक्का मारते हैं। हमारे जीजॉन को कुछ नहीं समझ में आता और जीजॉन थोड़ा हैरान हो जाता है। तो ये बंदा जीजॉन के बैग को पकड़ता है और इससे कहता है, अगर तुम इतनी आसानी से गिर जाते हो तो तुम्हारे लिए इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। और बस इतना कहना ही था। ये बंदा जीजॉन को पकड़कर धक्का दे देता है, जिससे जीजॉन धड़ाम से गिरता है और फिर ये उसके पास आता है और कहता है, तो उससे मिलकर अच्छा लगा कमीने। इतना कहकर ये बंदा जीजॉन का गला पकड़ लेता है और फिर कहता है, तेरा चेहरा ठीक है ना, लेकिन लगता है तूने अपने आप को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बताया था, है ना? और इस बंदे ने जीजॉन के गर्दन को इतने जोर से पकड़ा हुआ होता है जिससे जीजॉन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तभी हमारा जीजॉन मोटू भाई के चेस्ट पर पैर रखता है और उसे धक्का देता है, मतलब पुश करता है और बैक फ्लिप मार कर लैंड होता है, जिससे इसका फोन गिर जाता है और वो देखता है। जीजॉन अपनी फोन की तरफ देखता है, तभी ये मोटू भाई आते हैं और इससे कहते हैं, बस इतना ही। बस इतना कहना ही था कि हमारे मोटू भाई जीजॉन की तरफ एक पंच मारते हैं। हालांकि जीजॉन इस पंच को ब्लॉक करता है, फिर भी वो स्लाइड होके पीछे जाता है और जीजॉन के पैर से लगकर फोन थोड़ा पीछे स्लाइड हो जाता है। फिर हमारा जीजॉन उठता है तो जीजॉन को धक्का देने के बाद और उसे एक पंच मारने के बाद ये मोटू भाई कहते हैं, तुझे क्या लगता है कि हम दोनों के वेट क्लास में इतना डिफरेंस होने के बाद भी तू मेरे साथ लड़ सकता है, और वो भी इतने कमजोर शरीर के साथ? मजाक अच्छा कर लेता है। वहीं पे ये हरामखोर एंगू बगल में खड़ा होता है और अपने मन में कहता है, जीजॉन मुझे माफ कर देना, ये मोटा तुम्हें जल्द ही खत्म कर देगा। हम देखते हैं कि मोटू भाई दौड़ कर आते हैं जीजॉन को धक्का देने के लिए, बट हमारा जीजॉन अचानक से बैग उठा लेता है, मतलब अपना बैग उठा लेता है और अपने सामने कर लेता है, जिससे धक्का का जो इम्पैक्ट होता है, मतलब जो मोटू भाई धक्का देते हैं उसे, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। फिर भी हमारा जीजॉन पीछे जाता है और उसकी जो सारी बुक थी, जो किताबें थे, वो गिर जाते हैं जमीन पर। और तब ये मोटू भाई कहते हैं, बैकपैक का इस्तेमाल झटकों को कम करने के लिए कर रहे हो, नादान हो तुम। तू दिखने में जितना बुद्धिमान लगता है उससे कहीं अधिक बुद्धिमान नहीं है तू। तभी हमारा जीजॉन अपने बैग में से जितने भी बुक्स रहते हैं उन्हें गिरा देता है और उनमें जो टांगने वाला रहता है, जो हम पकड़ कर स्कूल में जाते हैं टांग कर, उसे ले लेता है। बट हमारा वहीं पे मोटू भाई दौड़ कर आता है और कहता है, उस तरह की चीजें अब काम नहीं करेगा। या कहते
हुए दौड़ कर आ रहा होता है, बट हमारा जीजॉन नीचे झुकता है और उसके पैर में जो बैग को टांगने वाला होता है उसे फंसा देता है और उसे जोर से खींचता है, जिसके वजह से ये मोटा धड़ाम से गिरता है। तब इस मोटे को एहसास होता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे गाली दे रहा होता है। कहता है, "अबे साले ये तू कर क्या रहा है?" बट हमारा जीजॉन यही नहीं रुकता, उसे गिराने के बाद उसको अपने तरफ ला रहा होता है और अचानक उसके हेड पर एक किक मारता है, बट वो किक मारता नहीं है, वो उसके पास लाकर रोक देता है और इस किक को देखकर ये मोटा हक्का बक्का रह जाता है। तब ये मोटा कहता है, तो कमीने मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहते ही जीजॉन अचानक से अपने पैर को घुमाता है और उसके सर पे लात बजा देता है। ये सारी चीजें एंगू देख रहा होता है और ये देखकर अचानक वो डर जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या यहाँ तक कि ये मोटा भी। एक ही लात से इस मोटे का काम 25 हो गया होता है, बट हमारा जीजॉन इसे और नहीं मारता और चुपचाप पीछे घूमकर जा रहा होता है। बट इस मोटे की चुल तो देखो, ये मोटा दौड़ कर आता है, जीजॉन को धक्का देता है और उसके फोन को उठाता है और कहता है, यह क्या है? क्या ये तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? मुझे बस इतना ही करना था, इतना काफी है तुझे डोइल तक ले जाने के लिए। हालांकि थोड़ा निराशाजनक है कि तेरे जैसे कमजोर मरिया शरीर से मैं हार गया और तुझे लेकर नहीं जा सका। इतना कहते ही ये मोटा चुटकी बजाता है और पीछे से ये 4 आंखों वाला अपना स्कूटर लेकर आता है। उस पर ये मोटा बैठता है और कहता है जीजॉन को, अगर तुझे ये फोन चाहिए तो सैंगिल पार्क में आ जाना, मैं तेरा वही इंतजार करूंगा और तेरे स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इतना कहकर ये मोटा चला जाता है और ये हरामखोर एंगू पीछे से आता है और कहता है, जीजॉन तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हमला अचानक हो गया था, लेकिन अब तुम क्या करोगे? उन्होंने तुम्हारा फोन चुरा लिया। वो तुम्हारी निजी जानकारी को हासिल कर लेंगे और इसके जरिए तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेंगे। हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अगली बार आप मेरी माँ से मिल सकते हो, बट आपको जल्दी से उस पार्क में जाना चाहिए। ये हराम को रेंगो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके साथ ही मैंने अपना काम पूरा कर लिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि जीजॉन पार्क में जाएगा कि नहीं जाएगा, बट मेरा यहाँ पे काम खत्म होता है। तभी हमारा जीजॉन चुपचाप खड़ा हो जाता है और पार्क की तरफ जा रहा होता है और यहीं पे एंगू कह रहा होता है, क्या तुम सच में पार्क जा रहे हो अपने फोन को लेने के लिए? और हमारा जीजॉन बिना उसे जवाब दिए चला जाता है। हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जीजॉन पहुंच चुका होता है उस पार्क में और वहीं पे बहुत सारे छपरी होते हैं और उसे घूर कर देख रहे होते हैं। जीजॉन हमारा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। मतलब वहाँ पे सीढ़ी होती है और सीढ़ी के ऊपर जा रहा होता है। जीजॉन जैसे ऊपर पहुँचता है वो देखता है कि कोई लड़का मतलब कोई बुली बैठा है और उसके हाथ में उसका फोन है। जीजॉन किसी की तरफ नहीं देखता और सीधा जाता है उस लड़के के पास, मतलब बुली के पास, और बुली तभी कहता है, साला, अरे आप, इस बंदे में बस एक ही चीज है, वो है इसकी खामोशी। लेकिन तू यहाँ वापस आया है बस इस फोन को वापस पाने के लिए। जीजॉन कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी ये बुली कहता है, ये क्या है? एक बात बता, क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है या तूने बस उसे मजे के लिए रखा है? ना तेरे की, अब तो मुझे बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि यह देखना बहुत निराशाजनक था। मैंने कुछ उसे मैसेज भेजा है ताकि चीजें आगे बढ़ सके। क्यों, मैंने सही कहा है ना? हम देखते हैं कि ये सारा मैसेज आहरियुम पढ़ रही होती है और इस मैसेज में लिखा होता है कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? और इसमें लिखा होता है, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। ये मैसेज पढ़ के आहरियुम थोड़ा घबरा जाती है। तो भाई लोग आप लोग खुद सोचो कि जो बंदा आगे से मैसेज नहीं करता है वो अचानक कह रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, क्योंकि मैं अकेला फील कर रहा हूँ। कि डेसुंग जीजॉन का फोन लेकर मैसेज कर रहा होता है और कहता है, अगर वो उस मैसेज को देखने के बाद यहाँ आती है, यह कंफर्म है कि वो तुझे पसंद करती है। जब वह बाद में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीजॉन कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी डेसुंग कहता है, ओह, आपको यह चाहिए? मेरे लड़कों ने तुम्हें यहाँ लाने के लिए बहुत मेहनत की है। वह टाकसुक कमीना, मुझे उम्मीद थी कि उसकी लापरवाही के वजह से एक दिन उसकी पिटाई होगी, लेकिन वह मिडिल स्कूल में मेरा सहपाठी था। पता है ना, तुम यहाँ
वह कीमत चुकाने के लिए तैयार होकर आए थे ना? तुम सचमुच बात नहीं करते। जीजोन कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट डेसुंग कहता है, ये चीज अगर तुम मेरे आदमियों से लड़ते हुए इस पूरे समय अपने पास रखने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। उसे चारों तरफ से बंदे घेर लेते हैं और डेसुंग बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। इस इलाके में पद के लिए लड़ाई बहुत भयंकर है, जानते हो ना? जिस समय तुम टक्सू से पंगा लिए तुम उसी समय रैंकिंग की लड़ाई में शामिल हो गए। चलो देखते हैं कि तुम कितने काबिल हो। तब ये मोटा जीजोन के करीब आ जाता है और कहता है, यह बदला लेने का जगह है जीजोन। और घुमाकर एक पंच मारता है जिसे जीजोन आराम से डॉज कर लेता है। जीजोन इसे तिरछी निगाहों से देखता है, बट तभी ये मोटा कहता है, तू कमीना, तुम सब कर क्या रहे हो? इस कमीने को पकड़ो जल्दी। तभी एक टोपी वाला छपरी आता है और जीजोन को पंच मारता है, बट जीजोन इसे आराम से डॉज कर लेता है। जीजोन अपना पंच प्रिपेयर करता है और इस छपरी को एक पंच मारने वाला होता है, बट इसे मारता नहीं है। इसके फेस के पास जाकर ये पंच रोक देता है और इस छपरी की देख की तो हालत ही खराब हो जाती है। बट दो लौंडे पीछे से अचानक हमला कर देते हैं जीजोन के ऊपर। जीजोन जैसे तैसे डॉज करने की कोशिश करता है, बट वह डॉज नहीं कर पाता। फिर भी जीजोन इन दोनों के पंच को ब्लॉक कर लेता है, बट फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाता है। बट जीजोन के ऊपर एक छपरी खड़ा होता है और उसे मारने के लिए तैयार होता है। फिर भी हमारा जीजोन उसे डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो अच्छे से डॉज नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे बहुत सारे लौंडे मार रहे होते हैं। तभी डेसुंग कहता है, वह सिर्फ बचाव क्यों कर रहा है? क्या उसे रैंकिंग की लड़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? लेकिन वह कमीना पिटाई होने के बाद भी चीख नहीं रहा। क्या वह चुप्पी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? मुझे आश्चर्य होता है कि उस तरीके की शक्ल वाले व्यक्ति से किसी भी तरह की आवाज निकलेगी। ओए, जब इस आदमी को चिल्लाने पे मजबूर करेगा मैं उसके लिए लिमिटेड एडिशन जॉर्डन निकाल के दूंगा। सच्ची में बहुत बढ़िया। डेसुंग के कहते ही ये सारे लौंडे जीजोन को मारने के लिए दौड़ जाते हैं, पर तभी डेसुंग कहता है, जीजोन अपनी काबिलियत दिखाओ, मुझे साबित करो कि तुम एक अद्भुत व्यक्ति हो। तभी ये मोटू भाई कहते हैं, हट जाओ, तुम्हारी वो जोशीली भावना कहाँ चली गई? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? इतना कहते ही जीजोन के ऊपर ताबड़तोड़ पंचेस मार देता है, बट हमारा जीजोन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बट बगल में ही ये हरामखोर जीजोन को मारने के लिए पत्थर उठा लेता है और कहता है, साले मैं इस कमीने को चीखने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे शुरू से ही तुम्हारा थोबड़ा पसंद नहीं आया, इससे समस्या का हल हो जाएगा। बट तभी डेसुंग आकर उसके फेस पे लाते बजा देता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहता है? तूने बहुत ही घटिया हरकत की है। नहीं, मैं बस। तभी डेसुंग जीजोन के कॉलर को पकड़ता है और कहता है, क्या तुझे मार खाना अच्छा लगता है? और क्या तू कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है ना? जब तक तू खुद को साबित नहीं कर देता तब तक यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये सारा चीज एंगू देख रहा होता है और कहता है, मैं एक जासूस की तरह उसका पीछा कर रहा था। अरे वो तो पूरी तरीके से गिर गया है, बेचारा जीजोन। जैसा कि उम्मीद थी वो तस्कू के गैंग की तुलना में बहुत अलग स्तर पे हैं। तभी हम देखते हैं कि गार्डन में एक लड़की पहुंच चुकी है और आप सभी को पता ही होगा कि ये लड़की है आखिर है कौन। तभी जीजोन के फोन पर मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि कृपया उसे जाने दो। और तभी डेसुंग अपनी मुंडी को साइड करता है और देखता है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। और तभी डेसुंग मुस्कुराते हुए कहता है, शायद अब तुम्हें लड़ने की इच्छा मिल जाएगी। और अहरियम वहीं पे खड़ी होती है और डेसुंग एक छपरी को भेजता है और कहता है कि जाओ उसे पकड़ के ला। डेसुंग जीजोन के फोन को हाथ में लेकर उसे बुला रहा होता है इशारे से, और करीब आओ। अहरियम कुछ मैसेज लिखने के बारे में सोच रही होती है और वहीं पे साइड से छपरी उसके पास जाता है, दौड़कर उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये क्या, तुम तो बहुत सुंदर हो। अहरियम डर जाती है और अपने हाथ को छुड़ा रही होती है। तभी ये छपरी कहता है, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो कमीनी? और तुम यहाँ आखिर आई कब थी? और एंगू देख के हैरान हो जाता है और कहता है,
क्या ये तो अहरियुम है। यह हरामखोर अहरियुम को बचाने के लिए सोच रहा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये जाकर अहरियुम को बचा ले। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने जाना चाहिए। और यहीं पे एंगू कांप रहा होता है। मैंने आप सभी को बताया ही था कि इस बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो जाकर अहरियुम को बचा ले। और अहरियुम काफी डर चुकी होती है और इस हरामखोर के साथ जा रही होती है। तभी डेसुंग कहता है, मैं उसे यहाँ लाया हूँ। जीजॉन फटी हुई हालत में अहरियुम को देख रहा होता है और अहरियुम जैसे ही जीजॉन को देखती है तो उसे वो सारे पल याद आ रहे होते हैं और बेचारी अहरियुम की हालत खराब हो चुकी होती है और वो थर थर कांप रही होती है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।